Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. आप सभी की एक अर्जेंट डिमांड पे ये चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं। सिर्फ सेवन्थ की पॉलिटी बची थी तो उसमें फर्स्ट चैप्टर अपलोड हो गया, ये सेकंड चैप्टर है। देखती हूँ जितने चैप्टर अपलोड हो पाएंगे। आई गेस 9 चैप्टर हैं, ठीक है। मैं कंफर्म अभी करके बताती हूँ। हाँ, 9 चैप्टर हैं, ठीक है। उसमें जितने इंपॉर्टेंट है फटाफट उतने कवर कर लेंगे। बाकी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट है। 6 to 8 एनसीईआरटीज़ का आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्शन से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि देखिए, आप सभी को पता है कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे लोग स्वस्थ हों और लोग पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों। तो ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में किसकी बात हुई है? स्वास्थ्य की, है ना, हेल्थ की बात हुई है कि सरकार की हमारे कंट्री में क्या भूमिका है, उसने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, हम लोग कैसे यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, और बाहर की 2 कंट्रियों में बेहतर स्थिति है तो उससे लेकर के उसको देख के हमें क्या करना चाहिए कि हमारे वहाँ भी एक बेहतर स्थिति हो पाए, या हमारे वहाँ क्या चीज़ें हैं उन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों की यही अपेक्षा रहती है सरकार से। लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार क्या करे, उनके कल्याण के लिए काम करे, मतलब उनके लिए वर्क करे, ठीक है। उनके वेलफेयर के लिए वर्क करे। तो फिर ये वर्क सरकार कैसे करेगी? शिक्षा, मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, है ना, जिसे हेल्थ बोलते हैं, अच्छा रोजगार प्रदान करके, गृह निर्माण कार्य करके, सड़कों का निर्माण करके, सड़कों का विकास करके, बिजली सुविधा प्रोवाइड करके, ये सभी चीज़ें करके सरकार क्या कर सकती है? अपनी सुविधा हम सभी को अच्छी प्रोवाइड कर सकती है। और हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोकतंत्र में हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों को सरकार से ये फैसिलिटी मिले। ओके नाउ, इस चैप्टर में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे कि क्या है स्वास्थ्य का अर्थ, हेल्थ क्या होती है, स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफाई करेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। नाउ, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका स्वास्थ्य क्या है ना। स्वास्थ्य क्या है? तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, तो अनेक प्रकार से आप बताएंगे कि हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त होना स्वास्थ्य है। कि आपसे पूछा गया आप स्वस्थ हो कि नहीं, तो आप क्या क्या बता सकते हो कि हमें कोई डिसीज़ नहीं है, हम बीमार नहीं है, हमें कोई चोट नहीं लगी है, ठीक है। लेकिन केवल बीमार ना होना, केवल कोई चोट ना लगे होना, चोट ना लगना ही एक हेल्दी होने का, एक स्वस्थ होने का प्रमाण नहीं होता है। ओके नाउ, उपयुक्त कोलाज में से कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा, मगर हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है, ठीक है। बीमारी के अलावा भी अनेक कारण हैं जिन पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, जो हमारे हेल्दी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ओके, जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालते हैं। ओके ना, अगर हम बात करें तो लोगों से पूछा जाए, उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त अगर लोगों को पानी मिल रहा है, अच्छी वाटर फैसिलिटी है, फ्रेश वाटर मिल रहा है, ठीक है, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट नहीं है, फ्रेश इन्वायरमेंट मिले, तो वे क्या होंगे? स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, दूसरी बात यह है कि अगर लोगों को भरपेट भोजन ना मिले, और भोजन ना मिले मतलब जिनकी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है पर डे कैलोरीज की, उतनी अगर उन्हें ना मिले, घुटन भरी अवस्था में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुटन अपने आप में ही है ना, ये सारी चीज़ें हों उनके साथ, और तो क्या होगा? उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक होगी। भाई, अगर खाना नहीं मिलेगा, पर डे जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक, और दिमाग में कुछ ना कुछ घुटन भरी स्थिति है इंसान की, तो ऑटोमेटिकली वो बीमार हो जाएगा धीरे धीरे, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हो जाएगा बीमार। ओके, तो हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें एक नई ऊर्जा के साथ करें, नई उमंग के साथ करें, और बहुत ज़्यादा हाई मोटिवेशन के साथ करें, वही कुछ लिखा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो सुस्त और अकर्मण रहना
चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे समय रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता की स्थिति में हो कि सीटेट होगा कि नहीं होगा, है ना, बहुत ज़्यादा डरे सहमे से हो, तो जो आपकी परफॉर्मेंस होगा वो ऑलरेडी डिक्रीज कर देगा। इसलिए जितना पढ़ लिया है उसी पे सोचिए, मेरी जितनी कैपेसिटी थी मैंने उतना काम कर लिया है, ठीक है। अब हमें बहुत अच्छे से इसी में मैंने सब कुछ पढ़ लिया, ये आप सोच लीजिए। अगर अभी आप पढ़िए, बट जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करिए तो ये मत सोचिए आपने क्या नहीं पढ़ा, आप ये फोकस करिए कि आपने क्या पढ़ा है, उसी में से हमें एग्जाम में एटलीस्ट 90 नंबर ला के पास करना है, ठीक है। यहाँ कोई मेरिट तो वैसे बननी नहीं है, 90 नंबर पे पास हो जाना है, ठीक ना। ये वाली बात है, हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं ना। अब देखिए, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, विश्व भर में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ भारत में ही हैं, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर भी हमारे यहाँ ही तैयार होते हैं भारत में, ठीक है। अगर पर ईयर की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा नए डॉक्टर तैयार होते हैं, योग्यता प्राप्त करते हैं। और अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स थे, 2017 में 23,583 23,583 अस्पताल थे। अब ये संख्या और भी बढ़ गई होगी, तो मतलब अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं हर साल, मतलब ज़्यादा प्रशिक्षण हो रहा। अभी ये 30,000 का एक अप्रोक्सीमेशन मोटा मोटी आइडिया बताया गया है ना। एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये भी है कि जो विदेशों से अदर कंट्रीज़ के भी जो लोग हैं, उनको अगर लाइक कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसका इलाज वहाँ पे महंगा है, ठीक है, बट अगर हम बात करें तो अपने यहाँ एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज, अदर कंट्रीज, क्या है कि इलाज उसी चीज़ का पर्टिकुलर सस्ता है, तो क्या करते हैं लोग यहाँ पे आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, चिकित्सा पर्यटक, मतलब वो अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, ठीक है। अब जिनकी तुलना में संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी है और यहाँ सस्ता भी हो जाता है, इसलिए वो करवाने आते हैं इलाज, ठीक है। भारत विश्व का दवा, अब अगर हम बात करें तो हमारे वहाँ जो मेडिसिन है, मेडिसिन एक्सपोर्ट करने में हम 3rd नंबर पे आते हैं वर्ल्ड के, ओके। मेडिसिन यहाँ पे जो मेडिसिन का एक्सपोर्टेशन है वो 3rd नंबर पे है, ठीक है, भारत में। और भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है, ठीक। अब अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारत के जो मोस्टली डॉक्टर्स हैं वो कहाँ रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, ओके। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए क्या, अगर जो मान लीजिए रूरल एरियाज के जो पर्सन्स हैं उन्हें शहर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को तय करना पड़ता है। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि सब शहर की ओर आ गए हैं, ओके, या शहर में ही है। भारत में करीब अगर हम बात करें 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी कि टीबी से मर जाते हैं। अब देखिए, जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, 30,000 डॉक्टर प्रतिवर्ष बन रहे हैं, ठीक है, और अस्पताल भी लगातार बढ़ रहे हैं, हर मतलब 4-5 साल के ईयर के ड्यूरेशन में देखा जाता है, 10 साल के ईयर के ड्यूरेशन में। जब सारी स्थितियां हैं तो 5 लाख लोग प्रतिवर्ष क्यों मर रहे हैं टीबी से, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी हर साल 5 लाख लोग टीबी से मर रहे हैं, ठीक है। हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट आती है, मतलब 20 लाख लोग मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, हम सबको अब इसका कारण क्या है, मतलब कारण ये है, देखो, पीने का पानी अगर हम लोगों को स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, जैसे आप सभी को पता है, हैज़ा है, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां फैलती हैं। बीमारियों में 21% जल जनित बीमारी, मतलब वाटर डिसीज़ है, वाटर अफेक्टेड डिसीज़ है, कौन सी, 21% तो पानी से ही हो जाती हैं बीमारियां, ओके। इन बीमारियों के नाम भी लिखे हैं। अगर हम बात करें, भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए, मतलब वही चीज़ है ना कि जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है पर डे उतनी नहीं मिल पा रही है। समस्त बच्चों से मान लीजिए 100 बच्चे, उसमें से आधों को 50 स्टूडेंट्स को, बच्चों को, चिल्ड्रंस को क्या है, पर्याप्त इनफ कैलोरीज नहीं मिल पा रही, इसलिए वो क्या, अल्प पोषण, कुपोषण का शिकार, माल न्यूट्रिशन का शिकार होते जा रहे हैं, ओके।
ना, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, हमें एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अस्पताल चाहिए और लेबोरेटरीज चाहिए, एम्बुलेंस की फैसिलिटी चाहिए, ब्लड बैंक की फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, जो मरीज को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा पाए। और ये सुविधाएं जो है, इस सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्वस्थ सेवकों, नर्स की ज़रूरत है, योग्य डॉक्टर की ज़रूरत है, अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो परामर्श दे सकें हमें, अच्छा परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके, है ना, वही डॉक्टर ही पहचान कर पाएंगे, इलाज कर सके मरीज के लिए, मरीज के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयों व उपकरण भी चाहिए, ठीक है। हम जब बीमार होते हैं तो इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाना, अस्पताल सब कुछ है, ठीक है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। मतलब जो सार्वजनिक सार्वजनिक समझ रहे हैं ना, जो सभी के लिए अवेलेबल हो, ये भी अवेलेबल है। जब सब कुछ अवेलेबल है, ये ऐसे चिकित्सालय होते हैं, सार्वजनिक बताया गया है, वो होते हैं जिसमें सभी लोग, जिन्हें सरकार चलाती है वो सार्वजनिक होते हैं और सभी लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। सरकार अपनी जनसंख्या के बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर आगे हम डिस्कशन करेंगे, इस बुक में लिखा है ऐसा, ठीक है। बट अगर हम बात करें तो हमारे देश के पास, देखिए हमने पढ़ लिया, पैसा है, ज्ञान है, अनुभव है, डॉक्टर है, अस्पताल है, सब कुछ है, फिर हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? हर साल लोग टीबी से, 5 लाख लोग टीबी से क्यों मर रहे हैं? मलेरिया से 20% या 20,000, जितनी अभी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, यहाँ पे कितनी पढ़ी थी, 21% जल जनित है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20 लाख, हाँ 20 लाख मामले मलेरिया के क्यों आ रहे हैं, ठीक है। ये सोचने के विषय है ना। देखिए, ये जो एक स्टोरी दी है, ये हकीम शेख की कहानी है। हकीम शेख जो कि पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के एक सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूर का एक संगठन है, ठीक है। 1992 में क्या होता है, शाम को वो चलती ट्रेन से गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनको इलाज की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उन्हें कलकत्ता के ही सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वहाँ उन्हें भर्ती करने से मना कर देते हैं, क्योंकि कोई बिस्तर बेड नहीं अवेलेबल था। फिर दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं तो बोलते हैं वहाँ विशेषज्ञ नहीं है। तो उनकी हालत और बिगड़ जाती है और उन्हें 14 आवर्स के अंदर सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। मतलब 14 आवर्स के बाद समझिए ले जाया जाता। हालत इतनी ख़राब हो जाती, क्योंकि इधर से उधर, इधर से उधर। फिर उसके बाद जब कोई सरकारी अस्पताल नहीं मिलता तो फिर प्राइवेट में ही उन्हें भर्ती कराना पड़ता है। अब उनका इलाज जो होता है बहुत महंगा होता है, आप सभी को पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना लूट-पाट मची रहती है ना? तो फिर क्या होता है कि ये आपके पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति और हकीम शेख, ये लोग बहुत ज़्यादा, ये जो रवैया होता है सरकार के प्रति, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, तो वो मुकदमा दायर करते हैं। तो वही लिखा है, इलाज का खर्च और ये सब। ये कहानी कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन नियर है ना। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, देखिए जो पब्लिक हेल्थ मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्विसेज, वो हम डिस्कस करेंगे, वो सार्वजनिक होती है, और निजी प्राइवेट। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाएं। मतलब सार्वजनिक जो गवर्नमेंट सेक्टर की है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ओके, सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट वाली, और ये निजी मतलब प्राइवेट वाली, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें जो सरकार के द्वारा चलाई गई, एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, है ना, कि ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं। केंद्र और अस्पताल क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं, ठीक है। ये इसमें बताया गया सार्वजनिक में। नाउ ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ग्राम के स्तर पर भी एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ प्रायः क्या होता है, एक नर्स होती है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देख रेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरत को पूरा करता है ना, कई गांवों की ज़रूरतों को एक केंद्र
पूरा कर पाता है, मतलब एक स्वास्थ्य केंद्र पूरा कर पाता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होते हैं जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्र की देख रेख करते हैं, ठीक है। और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे ही विशिष्ट सरकारी अस्पताल जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था, वो पीछे है हाकिम शेख की कहानी। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा, मतलब हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है, सरकार ने ये बताया था, है ना। ओके, नाउ अगर बात करें, अदालत ने यह भी कहा है कि मतलब उन्होंने केस फाइल किया था ना हकीम शेख और जो एक समिति थी उनकी, ठीक है, कि सरकारी अस्पतालों का फ़ायदा ही क्या जब हमें ज़रूरत पे काम ना हमारे आ पाए, ठीक है। तो फिर उन्हें प्राइवेट में एडमिट किया गया था, उतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो फिर फिर अदालत क्या कहती है कि सरकार का कर्तव्य है कि मरीज की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा सम्मिलित हो, आकस्मिक इलाज भी दिया जाए, ठीक है। आकस्मिक इलाज दिया जाए। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। ये कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, हमने पढ़ाया था पिछली बार, अभी पिछले ही थोड़ी देर पहले, ओके। इसलिए अदालत क्या करती है, राज्य सरकार को ये निर्देश देती है कि हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का पूरा जो उनका खर्च है, मान लो 30-40 हज़ार जितना उनका लगा हो, अब मैं ऐसे ही बता रही हूँ अब के टाइम से, ठीक है, जितना लगा हो वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट देगी ना। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के यहीं पे तो सारी गड़बड़ी है। देखिए, हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं, आप सभी को पता है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाना अपने निजी खोल लेते हैं, प्राइवेट, ठीक है। तो क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने वाले निजी रूप से चलाए जा रहे हैं अस्पताल व नर्सिंग होम हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं जो परीक्षण करती हैं, लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब भी होता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो सरकार का इसमें स्वामित्व नहीं होता, सरकार का ना कंट्रोल होता है ना उनका कोई जो है स्वामित्व होता है, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों के को हर सेवा के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च, आप सभी को पता है प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी कितनी ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई दे रही कि उन्हीं का बोलबाला, सरकारी में इलाज ढंग से हो जाए तो हम निजी में क्यों ही जाएं, ठीक है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं, कुछ कंपनी दवाइयों को बनाने और बेचने में लगी रहती हैं। शहर के कोने कोने में दवाई की भी दुकान देखी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, मतलब हर कोई, छोटा बड़ा अमीर गरीब, क्या सबके लिए अवेलेबल है, वो पढ़ना है। देखिए, हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, निजी सेवाएं प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ रहे हैं, मगर सार्वजनिक जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में देश की हालत जो है, निजी सेवा देश के लोगों को, मतलब मुख्यतः चाहे अमीर हो या गरीब, सभी को प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा, प्राइवेट सर्विसेज पे ज़्यादा वो निर्भर हैं, क्योंकि सरकारी अवेलेबल नहीं है तो भाई प्राइवेट में ही जाएंगे। अब शहरी क्षेत्र में केंद्र हैं इन सभी के प्राइवेट के, सेवाओं का मूल्य, मतलब जो कॉस्ट है, वैल्यू है, ये भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट का क्या है, बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट तो फ्री भी होता है, कुछ कुछ कभी कभी थोड़ा बहुत पैसे पड़ते हैं तो पड़ते हैं, वरना तो फ्री भी होता है, ओके। दवाइयाँ महंगी होती हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जो यहाँ से ख़रीदते हैं वहाँ तो फ्री मिल जाती हैं या बहुत कम कीमत पे। बहुत से लोग खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं प्राइवेट की दवाइयाँ, मगर क्या करते हैं, जब उनके परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं, लोन लेके, भाई अब इलाज तो कराना ही ना, वरना इंसान जीवित ही नहीं रहेगा, तो लोन लेना होना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवा, कुछ जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं, ज़्यादा कमाने के लिए ऐसा कार्यों को प्रोत्साहन करती हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी बोल दिया जाता है कि महंगे की ओर स्विच ओवर करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए किसी लेडी की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, बट प्राइवेट में जाएंगी तो मोस्टली कभी कभी तो डॉक्टर ठीक होती हैं तो
कोई बात नहीं, वो बोल देती हैं कि ठीक है नॉर्मल हो जाएगा। बट कभी-कभी होता है, मतलब मैंने 90% केस ऐसे सुने कि उन्होंने ज़बरदस्ती बोल दिया है कि नहीं आपको सी सेक्शन कराना पड़ेगा। अब सी सेक्शन में तो पैसा लगेगा ज़्यादा, 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, और नॉर्मल डिलीवरी 15, 20, 25 हज़ार में हो जाएगी, ये वाली बात है। तो डॉक्टर खुद ही प्रेशराइज़ कर देते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें बता देते हैं। लोग इतने ज़्यादा तो पढ़े लिखे हैं नहीं कि सब कुछ देखते रहें, हर टर्म्स को करते रहें, फिर अगर मान लो जान-हानि का कोई खतरा हो जाए तो और मुसीबत हो जाए, है ना? ये वाली बात है, इसलिए ट्रस्ट भी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाई, इंजेक्शन या सलाइन आदि का सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त होता है, ये बताया गया है, ठीक है? अब तथ्य ये है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाई, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है, मान ली 1 लाख, मतलब वैसे ऐसे ही बताया 1 लाख नहीं, जितनी पॉपुलेशन उसका ओनली 20% ही जो है बीमारी के दौरान क्या करते हैं, दवाई खरीद पाते हैं, कैपेबल होते हैं वो लोग। और बाकी के लोग क्या करते हैं, वो लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, इतने कैपेबल नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सर्विसेज का खर्च बियर कर पाएँ। वो लोग भी बीमार कोई होता है तो उनके परिवार में कोई बीमार होता है तो उसके लिए उन्हें पैसे इधर-उधर से लेने पड़ जाते हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इतनी महँगी है। दवा संबंधी खर्च को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में हमने पाया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40%, मतलब बीमारी या चोट के कारण भर्ती हुए, उनमें से 40% लोग खर्चे का भुगतान करने के लिए क्या करते हैं, कहीं न कहीं से पैसा उधार लेते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तब जाके उनके पास पैसा आ पाता है। गरीब लोगों के परिवार में क्या होता है, बीमारी सबसे ज़्यादा चिंता और मुसीबत का कारण है, क्योंकि पहली बात उनको पोषण नहीं मिल पाता, माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, अच्छा खाने-पीने की पर डे की कैलोरीज़ नहीं उनकी फुलफ़िल हो पाती, तो क्या होगा, जब खाना-पीना फुलफ़िल नहीं होगा, अच्छी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, तो ऑटोमैटिकली जल्दी-जल्दी बीमार होंगे, है ना? और ये प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी। अब जब बीमार होंगे तो उन्हें निजी सर्विसेज़ पे मतलब निजी सर्विसेज़ की तरफ जाएँगे। जब निजी सर्विसेज़ की तरफ जाएँगे तो उसके लिए उसको उनको पैसा बहुत लगेगा। अब जब पैसा बहुत लगेगा तो उन्हें ऋण लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कई आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य का ये बताया गया है प्राइवेट सेक्टर की ओर। अब ये लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? तो देखिए, ये है सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करे अपने नागरिकों को, ठीक है? और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक? तो सरकार का ही ये दायित्व है कि अपने सभी नागरिकों को, विशेषकर गरीब हैं, जो सुविधाहीन हैं, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है? फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर व उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी निर्भर है ना? स्वास्थ्य सेवाएँ भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए लोगों को स्वास्थ्य की दिशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ओके, नाउ यहाँ पे दिया है केरल का अनुभव। देखिए केरल में क्या है कि बहुत अच्छी सब कुछ बहुत अच्छा है, आप सभी जान रहे हो, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। 1996 में क्या है, केरल राज्य ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण उन्होंने परिवर्तन किए। उन्होंने बोला कि 40% जो है पूरे बजट का टोटल 40% क्या करेंगे, पंचायतों को दे देंगे। अब जब पंचायतों को दे देंगे ना, तो ज़मीनी स्तर पे दे दिया, बेसिक लेवल पे दे दिया, गाँव के लेवल पे दे दिया। आप पिछले 6th क्लास में पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ाया है। तो ऑटोमेटिकली कंडीशंस बेहतर हो गई, बेस्ट हो जाएँगी, क्योंकि वहीं तो सारी समस्या है। गाँव वाले ही या जिनके पास पैसा कम है, जो खेतिहर मज़दूर हैं, वही तो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको मिल गई सुविधाएँ, ठीक है? इससे क्या हुआ, पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती हैं। गाँव के लिए पीने का पानी अच्छा होगा तो कम बीमार होंगे, अच्छा आहार होगा, ठीक है, अच्छा पोषण मिलेगा, औरतों के विकास और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करी जाएगी। जब पैसा होगा तभी तो कर पाएँगे, ठीक है। इसके फलस्वरूप ये सब चीज़ें करी गई हैं, जिसके फलस्वरूप ये हुआ है कि वहाँ पे अच्छी सुविधाएँ हो गई हैं, ओके। यहाँ पे लिखा है स्वास्थ्य केंद्र में भी सुधार किया गया है, मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पे डेवलपमेंट हुआ है केरल का, ठीक। नाउ कोस्टा रिका का भी इसमें बताया गया है। कोस्टा रिका जो कि मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, इनका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। क्या लिया कि वे देश में सोना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सॉरी सॉरी वे देश में क्या करेंगे, सेना नहीं रखेंगे, और सेना पर व्यय किए जाने वाला जितना भी संपूर्ण धन होगा वो लोगों के स्वास्थ्य पे व्यय करेंगे, शिक्षा पे व्यय करेंगे, और अन्य आधारभूत जितनी भी नेसेसरी
उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उनमें वो व्यय करेंगे। भाई हमारे वहाँ जैसे सेना पे ज़्यादा खर्चा होता है, तो वो बोल रहे हैं कि कोस्टा रिका हम सेना ही नहीं रखेंगे, जितना होगा यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य नेसेसरी जो नीड्स हैं यहाँ के पीपल्स की, ठीक है, यहाँ के नागरिकों की, उनको फुलफिल करेंगे, ठीक है। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के लिए स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का अच्छा पानी, सुरक्षित पानी, साफ पानी, सफाई, पोषण, आवास, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करती है कोस्टा रिका। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। सो वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप सभी के लिए मेहनत हो रही है। इट वॉज इन दिस वीडियो